हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश शुक्ला। जैसा कि आप सभी को अवगत कराता हूं कि यूपीपीसीएस का जो प्री का सिलेबस है हमारा, उसमें हॉर्टिकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो उसी के साथ मैं हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करता हूं। हॉर्टिकल्चर सारे लोग जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान इट मीन्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड हार्टस प्लस कल्चर, यानी टू वर्ड हार्टस प्लस कल्चर। कल्चर, हार्टस मीन्स गार्डन and culture means cultivation. कल्टीवेशन यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, हार्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच कंसर्न द स्टडी ऑफ गार्डन क्राफ्ट्स, यानी गार्डन में उगाई जाने वाली फसलों के प्रोडक्शन या उनके हम कल्टीवेशन को, अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। एंड द कल्टीवेशन इट मीन्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एंड गार्डन मीन्स सराउंडिंग, यानी जो एक जिनका हम सराउंड करके गार्डन क्राफ्ट का कल्टीवेशन करते हैं उनको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। एंड द हॉर्टिकल्चर इज अ लैटिन वर्ड। आपके एग्जाम पर्पज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है। एंड द सेकेंड टर्म, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? जैसे आप लोग ये समझ गए हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर इन विच कंसर्न द स्टडी ऑफ गार्डन क्राफ्ट्स, यानी जिनका हम गार्डन क्राफ्ट्स का जो अध्ययन करते हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है। ये आपके लिए बड़ा नया है। हॉर्टिकल्चर कैसा है? इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है। इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा। फार्मिंग सिस्टम दो टाइप के, एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम और इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम इट मींस लो लैंड एंड हाई प्रोडक्शन। लो लैंड एंड हाई प्रोडक्शन। लो लैंड एंड हाई प्रोडक्शन, यानी हम देखेंगे कि इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम तो मतलब इसका कहें कि हम इसमें हमारी जो लैंड होती है बहुत कम होती है, सीमित होती है, और जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कितना प्रोडक्शन और कितना प्रोडक्टिविटी और कितना एरिया है हॉर्टिकल्चर का। तो हम यहां पर ये जान रहे थे व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? तो हॉर्टिकल्चर देखा हमने, और जो हॉर्टिकल्चर जो वर्ड था ये सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में रिटन लैंग्वेज में आया। और जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर अगर हम बात करें तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन अ वर्ड एल.एच. वैली। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ड एल.एच. वैली। एंड फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, इन इंडिया बात करें इन इंडिया डॉक्टर एम.एच. मैरीगोडा। तो हमने यहां पे जाना कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड एल.एच. वैली एंड फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया एम.एच. मैरीगोडा। और जो हॉर्टिकल्चर जो टर्म था पहली बार 17वीं सेंचुरी में आया।
उसके बाद हम जानेंगे कि ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर देखेंगे, यानी हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट जो आपकी ब्रांच है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी जो आपका शब्द बना है वो बना है आपके, फर्स्ट इज अ लैटिन वर्ड एंड सेकंड इज अ ग्रीक वर्ड। पोमम प्लस लॉजी यानी पोमोलॉजी। पोमम मीन आपका है लैटिन वर्ड एंड लॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। पोमम, इट मीन्स पोमोलॉजी इज रिफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, या कहें तो पोमोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फलों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, तो पोमोलॉजी कहलाएगा। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज ओलेरीकल्चर। Olericulture. Olericulture is a derived from the two Latin word. Oleri plus culture. Culture means आप याद रखिए फ्रूट। पोमा मीन्स फ्रूट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जगह पूछा भी गया था, राजस्थान के एग्जाम में, कि वहां पे पूछा था कि पोमम का मीनिंग मतलब क्या होता है। तो पोमम मीन्स होता है फ्रूट एंड लॉजी मीन्स साइंस। इट मीन्स जो फूलों की या फलों की साइंस, जो फलों की खेती कहलाती है उसको हम कहते हैं, जिसमें फलों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है पोमोलॉजी। And next branch is olericulture. Olericulture. Olericulture, it means cultivation of vegetable crops. So olericulture is derived from two Latin words, oleri plus culture, cultivate, culture, यानी पॉटर एंड कल्टीवेशन। पॉटर कल्टीवेशन ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। इसका अगर बात करें तो ओलेरीकल्चर कैसा वर्ड है? ओलेरीकल्चर लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज आपकी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर यानी जिसमें हम फूलों की खेती करते हैं, जिसमें हम फूलों की खेती करते हैं वो कहलाता है आपका फ्लोरिकल्चर। और आपका फ्लोरिकल्चर कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। फ्लोरिकल्चर आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरी प्लस कल्चर। फ्लोरी मीन्स फ्लावर एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। अगर हम बात करें तो फ्लोरा, आप इस जैसे जानते होंगे फ्लोरा और फन्ना सारे वनस्पति से रिलेट होता है फ्लोरा, बट यहां पे जो फ्लोरी का मतलब होता है वो है आपका फूलों से, यानी फूलों की खेती क्या कहलाएगी, का अध्ययन क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। इसी के साथ और कौन कौन सी जैसे ब्रांचेस हैं, क्या क्या आपका हॉर्टिकल्चर कवर करता है, जैसे आप जानेंगे प्लांटेशन। प्लांटेशन की अगर हम हिंदी में बात करें तो कहते हैं जो रोपड़ पौधे, यानी प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होंगी आप देखेंगे जिनको हम मोस्टली कोस्टल एरियाज में जिनका कल्टीवेशन करते हैं, कोस्टल एरियाज में, जैसे आपका कोकोनट, ऑयल पाम,
कॉफी या इटिस, जैसे क्या होते हैं, कोकोनट है, एरिका नट है, ऑयल पाम है, कॉफी है, कोकोआ है, इन सब का जो हम खेती कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्लांटेशन। एंड द नेक्स्ट इज अ स्पाइस, स्पाइसेस मतलब जिनमें हम मसाले वाली सब्जियों का, मसाले वाली क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, उनको ये कवर करती हैं हॉर्टिकल्चर्स। एंड नेक्स्ट इज है मेडिसिनल एरोमेटिक एंड लास्ट टर्म इज अ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। और आपके एग्जाम के बिहाफ से अगर हम आपको बताएं तो जिसमें आपको आपका एक पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल्स, तो हमें ज्यादातर फोकस करना है आपका फ्रूट पे, वेजिटेबल पे और फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स पे। तो उसमें हम मेजर क्रॉप्स को जानेंगे। एंड फर्स्ट वी आर डिस्कस ऑन व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, सेकंड वी आर डिस्कस ऑन ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, बहुत ध्यान से सुनिए, यहां से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको टच करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का महत्व क्या है। हॉर्टिकल्चर एक मायने में बहुत ही इसका बड़ा रोल है आज के टाइम में। तो फर्स्ट आर वी आर डिस्कस ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिएंट्स इस मीन्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप आपके डिजीज से और डिसऑर्डर से, क्योंकि एनर्जी। तो न्यूट्रिशनल अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, न्यूट्रिशनल सोर्स जो नर्सिंग सब्सटेंस फॉर द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नर्सिंग सब्सटेंस का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या चीज है। तो न्यूट्रिएंट्स में आप देखेंगे जैसे CHO कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज अ प्रोटीन, एंड थर्ड इज अ फैट, एंड सेकेंड एंड लास्ट विटामिन एंड मिनरल, विटामिन एंड मिनरल। आप देखेंगे ये सारी चीजें हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिलती हैं। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स में ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से हॉर्टिकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे फ्रूट में बात करें तो रेजिन, जिसको किशमिश बोलते हैं, इज अ रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वेजिटेबल में देखें तो टैपियोका इज अ रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की बात करें तो जैसे कैश्यू नट में प्रोटीन। फैट की बात करें तो वॉलनट में प्रोटीन हाईएस्ट। एक चीज यहां पे जरूर ध्यान दीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल वी आर कॉल्ड, इनको हम बताते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, different type of vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D। इसमें भी एक क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आप याद रख लीजिए, एक छोटा सा फंडा, WBC, यानी जो WBC होंगे, यानी W मतलब वाटर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल। और बाकी बचे आपके ADE के
ये आपके कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर हम बात करें ADE के या BC जो आपके वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है, ये आपके कैसे हैं, फैट सॉल्युबल है और आप ये वाटर सॉल्युबल है। तो जैसे हम बात करें कि विटामिन कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल में पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि विटामिन A रेटिनॉल हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन इज हाईएस्ट इन मैंगो, मैंगो में सबसे ज्यादा पाया जाता है और सेकंड नंबर पे आपके पपाया में पाया जाता है। या विटामिन बी की बात करें तो विटामिन B1 B2 बेल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। विटामिन सी की बात करें तो आपके बारबटास चेरी में 1000 से 4600 मिलीग्राम आंवला में। तो ये आगे बात करेंगे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे, हम पूरा बात आगे करेंगे। जैसे मिनरल बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ द फास्फोरस इज आपको जो मिलता है वो आलमंड से मिलता है और इनको बोलते हैं, जिसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं और इनको बोलते हैं वेजिटेबल को माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्यों इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, क्यों इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं? देखिए आप, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, इनसे हमको एक एनर्जी मिलती है। इनसे एनर्जी कैसे मिलती है? 4 किलो कैलोरी आपके 1 ग्राम ग्लूकोज से मिलती है। प्रोटीन से भी 1 किलो 4 कैलोरीज मिलती हैं और फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं पर पॉइंट। बट विटामिन एंड मिनरल नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो वी आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि वेजिटेबल आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी वेजिटेबल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं, क्योंकि हमारी ये विटामिन और मिनरल रिच सोर्स होते हैं वेजिटेबल्स में और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर से। तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर रहे थे। उसके बाद जैसे हम आपको जनरल वे में बताएं कि उसकी रिलीजियस वैल्यू क्या है हॉर्टिकल्चर की। जैसे आप देखेंगे कि बेल, आप जो लीफ होती है बेल की या बेल की जो पत्ती होती है वो इज डिवोटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड द अमलतास इज डिवोटेड टू द काली एंड द कचनार इज डिवोटेड टू द सरस्वती। डिफरेंट फ्रूट्स, जैसे आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में जो नारियल होता है, कोकोनट क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है, हमारी प्लांटेशन क्रॉप है। तो कोकोनट का क्या करते हैं? एक सगुन चिन्ह है। या आप देखेंगे कि बनाना की लीफ का पूरा एक इंटायर गेट जैसा बना देते हैं, ये उसकी एक रिलीजियस वैल्यू है। या आम के पत्तों का यूज करते हैं, ये क्या है? उसकी रिलीजियस वैल्यू। तो यानी आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर की न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ रिलीजियस वैल्यू भी है। तो इसकी डिफरेंट टाइप आप जैसे देखेंगे कि इसकी एक्सचेंज अर्निंग होती है एक्सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में आपका कैश्यू, मैंगो, डिफरेंट टाइप आपकी कमोडिटी आपकी जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम आपको बताएं न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से आपको ब्रॉड में अगले चैप्टर में मिलेंगी। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसके बाद हम देखते हैं यहां पर कि टोटल एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जो आपके उद्यान की फसलें हैं, उद्यान विज्ञान की फसलें हैं, या हम बात करें इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, तो हम मेजर जो मान के चलते हैं पहले, जिस पे हम डिस्कस करते हैं टोटल एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे। तो जो टोटल एरिया है आपका हॉर्टिकल्चर का, वो कितना है? 25.61 मिलियन हेक्टेयर। हमेशा याद रखिए, जो एरिया होता है वो हेक्टेयर उसकी एक यूनिट है एरिया के लिए। तो आपका टोटल हॉर्टिकल्चर का कितना आप देख रहे हैं कि एरिया है 25.61, जिसमें फ्रूट कितना कवर कर रहा है आप देख सकते हैं, जिसमें फ्रूट टोटल एरिया कवर कर रहा है 6.5 मिलियन हेक्टेयर एंड वेजिटेबल इज कवर 10.43 मिलियन हेक्टेयर। ये क्या हुआ? टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया हुआ, और टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में फ्रूट कितना कवर कर रहा है और वेजिटेबल कितना कवर कर रहा है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन
मिलियन हेक्टेयर। जब हम टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन में हार्टिकल्चर का कितना प्रोडक्शन, यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये हम आपको बता रहे हैं कि टोटल जो ये हार्टिकल्चर का है, टोटल हार्टिकल्चर का है। तो टोटल हार्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना होता है 330.35 यानी 313.35 मिलियन टन प्रोडक्शन आपका किसमें, मिलियन टन। ये किसका है, टोटल हार्टिकल्चर, किसका, टोटल हार्टिकल्चर का। और इसमें फ्रूट कितना कवर करता है आप देख रहे होंगे 97.97 मिलियन हेक्टेयर, 97.97 मिलियन हेक्टेयर। और वेजिटेबल कितना प्रोडक्शन करता है 183.17 यानी 183.17 मिलियन टन आपका प्रोडक्शन होता है किससे, वेजिटेबल का, टोटल हार्टिकल्चर प्रोडक्शन में। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी, जैसे आप देखते होंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, जो एक पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया का प्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा कहेंगे कि हम कहते हैं कि आम का उत्पादन मान लो 15 कुंटल हो गया है, तो कितना हुआ ये नहीं पता, कितने एरिया में हुआ है। अगर हम किसी एक एरिया की बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर में भाई हमारा इतना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल एरिया, टोटल प्रोडक्शन अपॉन एरिया। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी है आपके हार्टिकल्चर की कितनी है 12.36। हम बात करें जैसे कि 12.36 टन होता है किससे, हार्टिकल्चर से। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बाकी से बहुत ज्यादा है। और क्रापों में जो हार्टिकल्चर की अगर हम बात करें, हार्टिकल्चर क्रॉप्स का टोटल प्रोडक्टिविटी देखें तो 12.36 ये आपके एग्रोनॉमिक क्रॉप से ज्यादा है थोड़ी। तो इसमें हम देखेंगे कि फ्रूट का कितना भाई आपका प्रोडक्टिविटी है, तो फ्रूट की प्रोडक्टिविटी 1 हेक्टेयर में कितनी रहेगी, जो टोटल प्रोडक्टिविटी में फ्रूट का कितना है ऑल ओवर इंडिया 12.3 यानी 12.3 टन पर हेक्टेयर। और वेजिटेबल की 17.4 टन पर हेक्टेयर। जैसे आप देख रहे हो कि ये हमने टन पर हेक्टेयर, तो हमने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी कैसे आप करेंगे कैलकुलेट। तो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्शन अपॉन एरिया, टोटल प्रोडक्शन अपॉन एरिया, टोटल प्रोडक्शन अपॉन एरिया। तो प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है, टोटल प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है, मैट्रिक टन यानी, और टोटल एरिया की यूनिट कितनी है, मिलियन पर हेक्टेयर। तो हम यहां पे देखेंगे टन पर हेक्टेयर, शॉर्ट में हम मान लेते हैं ये पूरी होती है तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं टन पर हेक्टेयर, यानी कितने टन आपको मिल रही है, कितने 1 हेक्टेयर से। तो इतने हेक्टेयर मान लो मेरा है, तो हम देखेंगे इसमें तो टोटल 1 हेक्टेयर की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें इंडिया में, जो प्रोडक्टिविटी है टोटल हार्टिकल्चर की वो कितनी है 12.36। इसी के साथ जैसे हम देखेंगे, हम आपको आगे बताएंगे कि टोटल हार्टिकल्चर एरिया में जो टोटल फ्रूट हाईएस्ट प्रोडक्शन बात करते हैं, हाईएस्ट फ्रूट की बात करते हैं, तो वो आपका है आंध्र प्रदेश। और वेजिटेबल में हम बात करते हैं तो किसका है, आपने वेस्ट बंगाल आपका प्रोडक्शन में, और आपके एरिया में भी वेस्ट बंगाल है। ये अलग बात है कि डिफरेंट फ्रूट का आपकी जब हम बात करेंगे, डिफरेंट अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल की बात करेंगे तो उसका डेटा अलग होगा। ये बात हमने करी टोटल हार्टिकल्चर प्रोडक्शन की, टोटल हार्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में वेजिटेबल में आपका तमिलनाडु है और फ्रूट में आपका आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन में। आगे और एरिया होंगे, बाकी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। आगे एरिया एंड प्रोडक्शन के बाद जैसे हम कुछ छोटी छोटी पॉइंट पे आपसे डिस्कस करते हैं कि हार्टिकल्चर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो हार्टिकल्चर की जो अब हमारी क्रॉप्स हैं आप लोगों को पता चल गया, फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, या जैसे हम बात करें प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे हम बात करें स्पाइस कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल एरोमेटिक। तो उसी के बिहाफ से अगर जो हम बात करें ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ
मेडिकल रिसर्च। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने वेजिटेबल की जो रिकमेंडेड डोज है हमारे इंडिया में, तो हम बात करते हैं वेजिटेबल की पहले। तो वेजिटेबल की रिकमेंडेड डोज है आपके 283 से 300 ग्राम पर डे। 300 ग्राम को हम लोग ज्यादा मेजर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा आपको डोज बताई गई है। और हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में आपके इट्स 120 ग्राम फ्रूट, यानी पर डे पर कैपिटा, पर डे पर कैपिटा। ये रिकमेंडेड डोज है आईसीएमआर द्वारा। आईसीएमआर इट मींस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये रिकमेंडेड डोज है 300 ग्राम। और 300 ग्राम में भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल, 100 ग्राम रूट वेजिटेबल्स एंड 75 ग्राम अदर वेजिटेबल्स हमारी आती हैं। उसके बाद फ्रूट्स में आपको बता दें कि एक स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को कम से कम सीजनल फ्रूट्स आपको खाना चाहिए। और हम बताएं तो आपको कम से कम 5 जो सीजनल फ्रूट आते रहते हैं आप उनको डेली खाइए। बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं फ्रूट्स की, बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है, क्योंकि मैं आपको न्यूट्रिशन के हिसाब से बता ही चुका हूं कि इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल में क्या क्या आपको मिलेगा। इसी के साथ जैसे हम आगे जानना देखेंगे कि अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी अवेलेबिलिटी है वेजिटेबल की, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी नाउ दिस टाइम इंडिया में 393.9 ग्राम पर डे। तो कितनी अवेलेबिलिटी है? 393.9। और फ्रूट की जो अवेलेबिलिटी है 207 ग्राम पर डे। ये जो हम बात कर रहे हैं आपसे अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इतनी अवेलेबिलिटी हमारे पास है 2019-20 में। ये जो आपकी बात कर रहे थे 2019-20 की बात कर रहे थे आपसे, ये एक डेटा था उसके अकॉर्डिंग। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम बात करेंगे। जैसे अब बात हार्टिकल्चर की चल रही, तो जो आप जानना पड़ेगा आपको कि टोटल जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी कहां थी, कब बनी? तो वाई.एस. परमार, डॉक्टर वाई.एस. फर्स्ट पॉइंट पे जैसे मालूम मोटी मोटी बात करते हैं, वाई.एस. परमार। वाई.एस. परमार कहाँ है आपके? डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। चलो आपके लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, शॉर्ट में देख लीजिए। कब स्टैब्लिश हुई? 1985 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी के काफी अच्छे यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट पे जैसे हम डिस्कस करें, नेशनल NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आपका 2005 में 10th 5-year प्लान। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है 2005 में आया और 10th 5-year प्लान यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया, और इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है 85% इसके फंडिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और 15% आपके स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। इसी के साथ जैसे मैंने जो आपको अभी डेटा पे जो बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया टोटल एयर एंड प्रोडक्शन, तो उसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा रूल होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, NHB यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या करता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड बहुत इसकी फंडिंग के वर्क होते हैं।
तो एनएचवी कहाँ कब स्टेब्लिश हुआ? 1984 में हरियाणा यानी गुड़गांव हरियाणा में। इस पे हम बात करते हैं। फिर हम आपको एक जनरल बताएं कि बेस्ट जैसे हम आपको फोर्थ पॉइंट अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शायद आपको अच्छे लगेंगे। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट किसको मिला? मिजोरम को। बेस्ट हॉर्टिकल्चर किसको मिला? मिजोरम। कब मिला? 2019। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड जो मिला किसको मिला? मिजोरम को 2019 में। और जैसे हम आपको बताएं कि 2021 कैसा है? ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट स्टार्ट में लिखा है ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड होता है। ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर फिर से एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर 2012 को ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर घोषित किया गया था। तो ये छोटे छोटे से हमारे पॉइंट थे जिसपे हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो एक डेमो क्लास थी जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट में कुछ चीजों को बताने की कोशिश की। जब व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, एंड नेक्स्ट स्टेप इज area production and productivity of total horticulture, total fruits, total vegetables, and we are discuss on some important fact related to the horticulture। जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी रिकमेंडेशन डोज है हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, या टोटल हॉर्टिकल्चर बेस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर अवार्ड मिजोरम को 2019 में मिला, या 2012 जिसको हम इंटरनेशनल ईयर कहते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर 2012, या जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 इज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। एंड थैंक यू।